नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। अमर उजाला की खास पेशकश, वो शो जिसे लगातार हर हफ्ते आप देखते हैं, खूब प्यार देते हैं, खबरों के खिलाड़ी। और हमेशा की तरह इस शो में हम बात करने जा रहे हैं बीते हुए हफ्ते में इस देश में हुई बड़ी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में, वो खबरें जिन्होंने इस देश में सुर्खियां बनाई हैं और जिनका असर सिर्फ एक दिन, दो दिन या इस हफ्ते नहीं बल्कि आने वाले कई दिनों तक, कई हफ्तों तक देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी, दो राज्यों में जिसकी सत्ता है, उसके राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी ने देश में एक नई सियासी बहस को जन्म दिया है और वो बहस क्या है, उसके ढेर सारे एंगल क्या है, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या मुद्दे हैं और उसका असर कहां तक जाएगा। क्या इंडिया जो INDIA जिसे लिखा जाता है उस गठबंधन पर असर पड़ेगा या फिर यह विशुद्ध रूप से एक कानूनी लड़ाई है। इस पर बात करने के लिए हमेशा की तरह एक वरिष्ठ पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय कराता हूं। सबसे पहले गीता भट्ट मैम हमारे साथ, ये पहले भी आप खबरों के खिलाड़ी का हिस्सा रह चुकी हैं और एक बार फिर आप हमसे जुड़ रही हैं। अवधेश कुमार जी हैं, लगातार आपका साथ हमें मिलता रहता है, आपके विचारों के जरिए हम लगातार अपने दर्शकों के बीच में बातें रखते रहते हैं। प्रेम कुमार जी हैं, लगातार आप शो का हिस्सा रहते हैं और खूब जो आप अपनी बातें रखते हैं वो बखूबी लोगों को पसंद आती हैं, दर्शक उसको देखते हैं। समीर जी हैं, समीर जी लगातार खबरों के खिलाड़ी के शो से जुड़े रहे हैं, लगातार जो राज्यों की गतिविधियां हो रही हैं और राज्यों में क्या चल रहा है वो। जयदीप कर्णिक जी हैं हमारे साथ, संपादक अमरउजाला.com, अमर उजाला डिजिटल के। और इस शो को शुरू करें, सबसे पहले मैम एक परंपरा सी है, हम सबसे पहले हमारे पैनल में जहां भी महिलाओं मोस्ट पहला सवाल वहीं ले जाते हैं। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, पहले पूछताछ हुई, गिरफ्तारी हुई, और ये पहली गिरफ्तारी नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। दो अलग अलग विभाग, दो अलग अलग मामले और तीन बड़े नेता नंबर 3 की गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुन चुनकर उनको निशाना बनाया जा रहा है और इस तरीके के इसलिए मामले उठ रहे हैं। देश में कई राजनेता हैं जिनके खिलाफ ढेर सारे मामले हैं लेकिन वहां गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। आपका बतौर वरिष्ठ पत्रकार क्या मानना है? देखिए, आम आदमी पार्टी के पहले भी जो दोनों नेता जो गिरफ्तार किए गए हैं, पिछले 7-8 महीने में उनके लिए भी चाहे वो जैन जी हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी, उनकी बेल के लिए बड़े लंबे समय से प्रयास जारी हैं। लेकिन क्या कारण है कि पिछले 7-8 महीने में भी उनकी बेल नहीं हो पा रही है? कुछ उनके हेल्थ रीजंस की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, तो उस समय उन्हें जो है कोर्ट ने एक छूट दी थी। लेकिन ये एक प्रश्न चिन्ह है कि इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो उसमें जो है सच्चाई है जिसके कारण से उनको जो है बेल नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल जी, वो अपने आप को जिस तरह से बड़े लंबे समय से प्रोजेक्ट करते रहे हैं, अपनी साफ सुथरी इमेज को दिखाने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जहाँ तो वो कितनी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोज़ ये बात कही है कि भाई जो है ईडी और CBI का जो है मतलब इन्हें जो है एक तरह से इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें, अगर पंजाब की राजनीति में आप देखें तो वहाँ आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने क्या किया है, उन्होंने कांग्रेस के 5 बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं उनको गिरफ्तार कर रहा है, उसमें विधायक भी हैं। और विधायक को मज़ेदार बात यह है कि उन्हें पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ से उनको गिरफ्तार किया, जबकि चंडीगढ़ की पुलिस वहाँ उस समय मौजूद भी नहीं थी। ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं जब तुरंत उनकी पंजाब में सरकार बनी थी। तो जो दिल्ली में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बग्गा, उनको उन्होंने मतलब ले ही गए थे यहाँ से, तो हरियाणा में बीच में इंटरसेप्शन हो गया। नहीं तो मतलब तो जब स्वयं वो जहाँ सत्ता में हैं वो किस प्रकार से, और जो केस उन्होंने कांग्रेस के निकाले हैं, मतलब ये भी नहीं, मतलब वहाँ वो किस तरह की राजनीति। और इसको आप जोड़िए इंडी अलायंस जो चल रहा है, जो गठबंधन है इंडी गठबंधन, उसमें तो कहाँ सीटों की बातचीत चल रही है, और वहीं दूसरी तरफ जिस राज्य में उन्हें लगता है कि ये हमारे विरोधी आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें वो किस प्रकार खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें एक विरोधाभास है। ठीक है, ये और इस बात को मैं आगे भी ले जाऊंगा कि इस गिरफ्तारी के जो मायने हैं उनका उस INDIA गठबंधन पर कितना असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, उसका क्या होगा। अवधेश कुमार जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ढेर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक बात कहते हैं कि हमारे 3 नेताओं को आपने गिरफ्तार किया क्योंकि चुनाव आ रहा है, 2024 के चुनाव से पहले आप नहीं चाहते आम आदमी पार्टी जो एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रही थी वो आगे बढ़े। कुछ भाजपा के नेता भी कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि क्या अगला नंबर अब अरविंद केजरीवाल का होना है। आपका इस पूरे मामले को, क्योंकि आप पढ़ते रहे हैं, देख रहे हैं, आपका क्या मानना है?
देखिए, कानूनी लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई में बदलने का जो एक हमारे यहाँ नेताओं के अंदर वो कला विकसित हो गई है, वो हर जगह दिखती है। लालू जी पर कांग्रेस के शासनकाल में एफआईआर दर्ज हुआ था चारा घोटाले को लेकर। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, उस समय दबाव था, उस समय 97 में उनकी गिरफ्तारी की हुई। तो लेकिन अब जब उनको सजा हो रही है, कोर्ट सजा दे रही है, तो भाजपा ने करा दिया। भाजपा की उस लड़ाई में केवल इतनी ही भूमिका थी कि उस समय जो आज रविशंकर प्रसाद है, ऐसे कई वकील उसमें केस लड़ रहे थे हाई कोर्ट में, वहाँ इतनी भूमिका थी। तो और वो जब जेल में जाते थे तो आपको पता ही है कि उनको जेल में डालने के लिए उस समय क्या मतलब सेना बुलानी पड़ी थी, चूंकि इतने समर्थक उनके वहाँ उपस्थित हो गए थे कि जेल में ले जाना कठिन हो गया था। और जब उनको जमानत मिली तो बजाबता हाथी, बैंड, घोड़े सब लाए गए और वहाँ से होते हुए ऐसे आया है जैसे कोई युद्ध जीत के आ रहे हैं। तो हमारे देश में भ्रष्टाचार के आरोपों में सच्चाई दिखते हुए, उसके आरोपों की कानूनी और तथ्यात्मक काट न होते हुए भी नेता उसको पॉलिटिकल बना करके और उसका लाभ उठाते हैं। लोगों को लगता है कि भैया इस समय तो लड़ाई चल रही है, बीजेपी हर विरोधी को चाहती है कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से उठाओ, अंदर डालो कि ये कमजोर हो जाए। और चूंकि INDIA जो खड़ी हुई है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि ज्यादातर नेताओं के विरुद्ध CBI, ED और इनकम टैक्स तीनों की कार्रवाई चल रही है। तो हम वो इसलिए एक बड़ा मुद्दा भी है कि अरविंद केजरीवाल का नहीं है। उसमें आप ऊपर से देखेंगे कांग्रेस के 2 शीर्ष नेता जो उसमें है, वो उनका 2012 से मामला है। उस समय बीजेपी सरकार नहीं थी, वो मामला 2012 से है। बीजेपी की सरकार में आने के बाद 2015 में ईडी उसको बंद करने जा रही थी। तो ये एक बात है। जब मनीष सिसोदिया जी अंदर गए थे तो आपको ध्यान में होगा, राजघाट पर जाकर गांधी जी से उन्होंने बहुत आशीर्वाद लिया था। भगत सिंह के नाम पर उन्होंने ट्वीट जारी किया, कार्यकर्ताओं को लेटर जारी किया था। तो ये चलता है। लेकिन मेरे से पूछिए तो मेरे लिए तो वेदना का विषय है, क्योंकि मनीष सिसोदिया हम लोगों के साथ ही अनेक जगह जाते रहे हैं, मतलब अनेक कार्यक्रमों में हम लोग साथ रहे। और इस लेवल पर आ जाना कि उनकी आज जमानत नहीं हो और उनके साथ के ही ऑफिसर बताते हैं कि इतने 1000 करोड़ प्रॉपर्टी के वो आदमी हो गए जब वो जेल में नहीं थे। तो और ये जो संजय सिंह जो हैं, देखिए हम लोगों के एक परिचित हैं रघु ठाकुर जी। तो संजय सिंह, जब रघु ठाकुर एक बार इनके सुल्तानपुर में थे तो उनकी भेंट हुई। रघु ठाकुर की ईमानदारी पर तो कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहा है। जयदीप जी कार्निक के स्टेट के हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। हम लोगों के मित्र भी, उनके साथ इनका पॉलिटिकल जो है विकास हुआ है। और वो आज भी वही माता सुंदरी रोड पर वही छोटे से कमरे में रहते हैं और वही उनकी हैसियत है जबकि जनता पार्टी में थे। अगर संजय सिंह के जैसे व्यक्ति पर ये दिनेश अरोड़ा आरोप लगा रहा है कि 2 करोड़ तो हमने ही जाके वहां दिया था और जो सर्वे करने वाली एजेंसी थी इनके माध्यम से नगद पेमेंट हो रही है, तो मेरे लिए तो ये वेदना का भी विषय है। लेकिन शराब घोटाला जहां तक प्रश्न है, देखिए कौन इसमें कोर्ट से बरी होगा, कौन किसको सजा मिलेगी, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बड़े बड़े मामलों में लोग बरी हुए हैं, कोर्ट ने टिप्पणी की है और बस बहुत सामान्य मामलों में भी सजा हो गई है, ये भी हमने देखा है। लेकिन जो शराब घोटाला है उसमें 3 प्रकार साफ है। एक तो वो मतलब जिसको बोलते हैं नैतिक और सांस्कृतिक भ्रष्टाचार है कि आपने दिल्ली प्रदेश को शराब का प्रदेश बनाने की दृष्टि से नीति बनाई कि 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री, इस पर इतने टैक्स कम, मोहल्ले मोहल्ले में ज्यादा से ज्यादा दुकानें हो जाए, देर रात तक दुकानें खुले, उसमें जिस प्रकार के भी मनोरंजन के साधन चाहिए उपलब्ध। एक तो ये हो गया। दूसरा उसका जो था कि आपने नियमों का उल्लंघन किया है, नियम कानून का उल्लंघन किया उसमें कि भैया जो नियम थे उसको आपने बगैर उसके पालन किए हुए कि इसको कैसे बदलना चाहिए बदल दिया। और तीसरा उसमें है पैसे का भ्रष्टाचार, जो कि साफ दिखता है कि अगर विजय नैयर से वीडियो कॉल पर अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं इंडियन स्पिरिट्स के मालिक से कि हमारा बेटा है, इसके साथ आपको काम करना है, और उनका जो अरविंद सिसोदिया का जो पीए, मनीष सिसोदिया का जो पीए है, वो कह रहा है कि हमको फोन करके उन्होंने बुलाया और उसी में पहले कुछ नहीं हुआ था GOM में, और वहां लिखा हुआ था कि इसको जारी कर दो कि 12% टैक्स होगा और उसका आधा 100 करोड़ रुपया करीब करीब नगद में आया है। तो ये सब बातों को नकारा नहीं जा सकता है, भले इसमें जो है इसमें मतलब तथ्य हो नहीं हो, लेकिन फिर भी संजय सिंह चूंकि सरकार के भाग नहीं रहे, मानिए सरकार की पॉलिसी है, संजय सिंह सरकार के पार्ट नहीं है, इसके बावजूद अगर उनका इन्वॉल्वमेंट ईडी को दिखा है थोड़ा या बहुत,
तो फिर तो इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कानूनी पक्ष पर आ रहे हैं प्रेम कुमार जी, मैं वापस उस राजनीतिक पक्ष की ओर आता हूं। जो बात गीता जी ने उठाई वो भी बात, और वही मेरा सवाल भी है कि आम आदमी पार्टी इस पूरी गिरफ्तारी को एक तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर दिखा रही है। उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात यह है कि संस्थाओं का प्रयोग करके सरकार ये गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन ये सवाल तो पंजाब में भी लागू हो सकता है कि जहां आप पुलिस का या संस्था का प्रयोग करके अपने राजनीतिक प्रतिशोध को पूरा कर रहे हैं। तो जो पंजाब में हो रहा है वो कानूनी कार्रवाई, और जो दिल्ली में हो रहा है वो राजनीतिक कार्रवाई, ऐसा स्टैंडर्ड क्यों? उत्तर जी, हम पंजाब के उदाहरण से ही देखें तो पंजाब में जो कुछ हो रहा है, गीता भट्ट जी ने भी उदाहरण दिया, और ये कहते हुए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और सरकार दुरुपयोग कर रही है। और उस उदाहरण को हम क्या बनाकर पेश कर रहे हैं कि दिल्ली में भी जो हो रहा है वो भी इसीलिए ठीक है, क्योंकि पंजाब में जो गलत हो रहा है तो आम आदमी पार्टी के भी खिलाफ हो रहा है, तो ठीक है। तो क्या ऐसा राजनीतिक विश्लेषण, ऐसी समझ, इसको क्या सही ठहराया जा सकता है? ये एक बात होती है। अवधेश उपाध्याय जी ने पूरी कहानी बना दी, पूरी कहानी बता दी, जिससे कि जिससे कि ये पता चले कि संजय सिंह और दूसरे तमाम नेता किस तरीके से करप्ट हैं। ये तब है जबकि अभी अदालत में प्रोसीडिंग्स चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अदालत से बाहर जो हो रहा है यही राजनीति का विषय है। आपने कहा ना कि राजनीति कहाँ है, राजनीति यही है कि अदालत में जो कुछ चल रहा है एक मामला बना दो और अदालत से बाहर राजनीति करो, यानी एक कानूनी प्रक्रिया का, अदालती प्रक्रिया का जो उसमें जो भी खामी है कि देर से होना, न्याय देर से मिलना, तमाम चीज़ें, उसका इस्तेमाल राजनीतिक रूप से किया जाए। प्रश्न किया जाता है कि बेल क्यों नहीं मिल रहा है? अगर निर्दोष ही हैं मनीष सिसोदिया, निर्दोष ही हैं संजय सिंह, तो बेल क्यों नहीं मिल रहा है? ये प्रश्न किससे है? जिससे हमारी अदालत भी कहती है कि पीड़ित से आपको सबूत नहीं मांगना है, जो अभियोजन पक्ष है, जो मुकदमा चलाता है, वो सबूत पेश करेगा। तो हम सारा सवाल जो विक्टिम से पूछ रहे हैं, ये न्याय के खिलाफ एक इस तरीके की बात, उसको जेन्युइन बना करके हमारे विद्वान पैनलिस्ट सब पेश करते हैं। ये इस बात को देखिए। उसके बाद आप ये देखिए, अब आइए, बेल क्यों नहीं मिल रहा है या गिरफ्तारी क्यों हुई? गिरफ्तारी क्यों हुई बहुत माइन्यूटली बता रहा हूं। देखिए, हमारे देश में जो भी जनप्रतिनिधित्व कानून है 1951 का, उसके तहत कोई भी जनप्रतिनिधि अरेस्ट नहीं किया जा सकता सिविल मामलों में अगर सत्र चलने के 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद। इस हिसाब से न संजय सिंह की अरेस्टिंग हो सकती थी, न मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग हो सकती थी। तो कैसे अरेस्ट किया जाए भाई? तो सिविल मामले को के अलावा क्या विकल्प हो सकता है कि सिविल ना रह जाए? तो इसके लिए बहुत सारे कानून होते हैं, यूएपीए, मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि ईडी का जिस तरीके से एक्सटेंशन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार गलत तरीके से एक्सटेंशन दे रही। ईडी ने लगातार पीएमएलए का इस्तेमाल किया और इन नेताओं को जानबूझ करके पीएमएलए में डाला गया ताकि अरेस्ट किया जाए। यानी अरेस्टिंग के कोई चांसेस नहीं हैं, लेकिन अरेस्ट का केस कैसे बनाए? तो मनी लॉन्ड्रिंग में डाल दो। और मनी लॉन्ड्रिंग पर पूछ रही है अदालत, मैं ऐसे हिपोथेटिकल नहीं बोल रहा हूं, अदालत ने 2 दिन पहले पूछा है कि भाई आप तो ट्रायल कोर्ट में साबित भी नहीं कर सकेंगे, आपके पास ट्रेल भी नहीं है, मनी ट्रेल कहाँ है? तो ऐसे में ये आपका केस भी नहीं चलेगा, आप कैसे पीएमएलए लगा दिया आपने? मैं जो पूछ रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रही है। तो पीएमएलए लगाने का मतलब समझ रहे हैं? किसी तरीके से जेल में डालो, वो जेल में बच सकते हैं भाई। अगर बीजेपी समझौता कर ले, वो अजित पवार बन जाए ना, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी की सरकार बना देना, मुख्यमंत्री बन जाएंगे वो, अजित पवार से भी बड़ा पोस्ट मिल जाएगा, फिर पीएमएलए नहीं रहेगा, छोटा मोटा करप्शन का मामला बन जाएगा। पूरा खेल समझ रहे ना? ये पूरा खेल है राजनीतिक प्रतिशोध का, कानून के इस्तेमाल का, एजेंसियों के इस्तेमाल का, अदालती प्रक्रिया को भी इसमें घसीट लिया जा रहा है। अब अदालत भी कह रही ना, एक और मामला देखिए, अदालत ने पूछा कि आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है, तो आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं इसमें पार्टी बनाया जाए? पहले दिन पूछा, सारी मीडिया में खबर बनी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि उसको भी पार्टी बनाया जाए। तो ईडी अगले दिन जब सुनवाई होती है तो सरकारी जो वकील है वो कहते हैं कि मैंने भी
कहा है मीडिया को कि आम आदमी पार्टी अगर बेनिफिशियरी है तो हम उसके खिलाफ भी मुकदमों पर विचार करें और साबित करके रहेंगे। जब बचाव पक्ष ने ध्यान दिलाया सुप्रीम कोर्ट का कि भाई बदनाम किया जा रहा है आम आदमी पार्टी, क्या आपने ऐसा कहा है, तो उन्होंने कहा मीडिया क्या कह रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, मेरा काम अभियोजन और बचाव दोनों से सवाल पूछना होता है, हम सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा और बोल ले दीजिए, थोड़ा सा और कंप्लीट हो जाएगा, ये एपिसोड ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आम आदमी पार्टी जो है, रुक जाइए अवधेश जी, इतना एक्साइट मत होइए, अवधेश जी इतना एक्साइट मत होइए, सुन लीजिए मैं तो तर्क से बात कर रहा हूं, आप सुन लीजिए प्लीज। पूरी बात नहीं कंप्लीट होगी तो दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे, तो आम आदमी पार्टी को इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप अगर बेनिफिशियरी है, ए अगर बेनिफिशियरी है तो बी और सी को क्यों पकड़ के लाए हो, उसको क्यों सजा मिले, यानी मनीष सिसोदिया या दूसरे जो लोग हैं उसको क्यों सजा मिले, आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है तो। मगर अब अदालत ने खुद कहा कि हमारा काम पूछना इसलिए पूछ रहे हैं, लेकिन अदालत ने कभी ये पूछा था आज तक कि जब बीजेपी के दफ्तर में बैठ के बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ के रिश्वत ले रहा था, वो क्या इंडिविजुअल बेनिफिशियरी था, वहां भी अभी भारतीय जनता पार्टी बेनिफिशियरी थी, इससे खुला सबूत क्या हो सकता है। लेकिन पहली बार आम आदमी पार्टी के लिए यह सवाल उठा है, ये इसी प्रश्न के साथ हम आपके पास छोड़ जा रहे हैं। ठीक है, और यह सवाल समीर जी मैं आपके पास, देखिए प्रेम जी, मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सारे वकील खड़े हैं उन सब से ज्यादा ये तर्क दे रहे हैं। मैंने कहा कि भ्रष्टाचारी वो है नहीं है तो कोर्ट सिद्ध करेगा, लेकिन पूरी दिल्ली को शराब की नगरी बनाने की नीति लागू हुई थी या नहीं हुई थी। 829 दुकानें खोल करके 3-3 बजे रात तक दुकानें खुली रहे, ज्यादा से ज्यादा कमीशन दो जिससे कि शराब बिके, लोगों को छूट दो। ये क्या ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? इसको तो किसी अदालत से सजा नहीं मिलेगी, इसको तो किया नहीं जा सकता है। जो दूसरी बात इनकी कह रही है, अगर ये पॉलिसी सही थी तो आम आदमी पार्टी ने इस पॉलिसी को वापस क्यों लिया था, यह भी तो जवाब देना पड़ेगा। और मैं इससे सहमत हूं कोर्ट से कि अगर विजय नैयर कम्युनिकेशन इंचार्ज था, जिसने बात कराई है, जिसके माध्यम से पैसे आए हैं, जो इस समय जेल में है, तो वो पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज था, पैसे पार्टी के लिए आए हैं। संजय सिंह अगर गए हैं तो सरकार के भाग नहीं है, वो पार्टी के नेता के नाते गए। अगर इसमें भ्रष्टाचार है तो ईडी को पार्टी को बनाना ही पड़ेगा और पार्टी के प्रमुख जो हैं वो उसमें एक्यूज बनेंगे। मैं ये बात स्वीकार कर रहा हूं कि ईडी ने लंबे समय से देश में ऐसे मुकदमे किए हैं जो कहीं किसी कंक्लूजन तक नहीं गया है, इसलिए इस ऐसे मामलों में सोच समझ के ईडी को जाना चाहिए। लेकिन मेरा मतलब तो उस केस के परिणाम से नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो शराब की पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के पीछे जो लोग हो सकते थे, बगैर किसी लालच के ऐसी पॉलिसी दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता है जैसी पॉलिसी। इसके उदाहरण कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए चाहे जो भी कहें, हम लोगों के लिए तो यह बड़ी बात होती है कि क्या भारत के इतिहास में किसी सरकार ने शराब की ऐसी पॉलिसी बनाई हो कि अधिकाधिक शराब खरीदने के लिए और पीने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। यह पहली बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया था। ठीक है, और जो सवाल एक प्रेम कुमार जी ने उठाया था, मैं उस सवाल में परसेप्शन जोड़ देता हूं समीर सर। बात यह है कि आरजेडी ने कहा, टीएमसी ने कहा, आम आदमी पार्टी ने कहा, और यह बात होती है कि अगर संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, आपत्ति नहीं है, लेकिन संस्थाओं के सारे नोटिस, संस्थाओं के सारे काम एक पार्टी को छोड़कर अगर बाकी पार्टी के नेताओं पर ही जा रहे हैं तो वो परसेप्शन वाली बात होती है, जिसके लिए पहले भी कहा गया था। सीबीआई के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ और कहा जा रहा है कि जो सरकारी संस्थाएं या संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो टूल हो गई हैं क्योंकि सारे नोटिस एक पार्टी छोड़कर सबके दफ्तर पर जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा परसेप्शन जो बनाया जा रहा है उसमें कहीं कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं और सरकारें इन एजेंसियों का इस तरीके से इस्तेमाल करती हैं? आपके इस प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले मैं थोड़ा लिकर पॉलिसी के ऊपर एक थोड़ा कहना चाहता हूं। देखिए 17 नवंबर 2021 को मनीष सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर थे, वो नई शराब पॉलिसी लेके आए जिसमें उन्होंने 37 जोन में दिल्ली को बांटा और हर जोन में 27 वाइन शॉप का घोषणा करी। जब वो ये नई पॉलिसी लेके आए तो उसके खिलाफ चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को लेटर लिखा कि ये जो नई पॉलिसी आई है यह पॉलिसी रेवेन्यू के हिसाब से नुकसानदायक होगी और उसमें कुछ तत्वों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के हिसाब से बनाया गया है। एलजी ने उस आधार पर चीफ सेक्रेटरी के लेटर के आधार पर सीबीआई को जांच करने का रिकमेंड किया। सीबीआई ने जांच की, सीबीआई ने मामला दर्ज किया इस मामले में। उसके बाद सीबीआई ने ईडी को इन्फॉर्मेशन दी, इसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ
और इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व रहे, इसमें कहा गया कि भाई साउथ का कार्टेल भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर राघव मंगूटा जो वाईएसआर कांग्रेस के सांसद है, उनका बेटा इन्वॉल्व है, दिनेश अरोड़ा इन्वॉल्व है, तेलंगाना चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता इन्वॉल्व है। इसमें कहा गया कि साउथ के लोगों को दुकान में हिस्सा देने के लिए, दिल्ली के लिकर में बेचने के लिए उनको ज़्यादा स्पेस देने के लिए ये मामला किया गया। और ये भी कहा गया कि कोरोना काल में जो 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस आम आदमी पार्टी ने सरकार ने जो माफ़ कर दी थी एक्साइज डिपार्टमेंट ठेकेदारों की, उस 140 करोड़ रुपए में से एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा कैश में दिया गया है। इस आधार पर ईडी जांच कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसके अंदर कुछ सच्चाई है तो जांच के बाद वो सामने आएगा। और ये भी बात सही है कि दिनेश अरोड़ा जो इसमें इन्वॉल्वमेंट था वो अब सरकारी गवाह बन गया है और उसने बहुत स्पष्ट कहा है कि किस तारीख को और कब किस तरीके से पैसे भेजे गए, जिसमें संजय सिंह के निजी सचिव सर्वेश मिश्रा का जिक्र है, एक त्यागी का जिक्र है कि इनके थ्रू पैसा दिया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी इन्वॉल्वमेंट का मैटर है, इसलिए ईडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अब ईडी का यह काम है कि वे पता करे कि जो पैसा आया था वो कहाँ गया और कितना पैसा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट गया है। अब देखिए, जहाँ तक परसेप्शन की बात है, अब जो लड़ाई होने वाली है कोर्ट के अंदर मामला चलेगा, जमानत होगी नहीं होगी, क्या होगा वो अलग इशू है। मामला पूरा परसेप्शन का है। भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरीके से बताना चाहती है कि जो पार्टी देश की राजनीति के अंदर कट्टर ईमानदारी की बात करके आई थी, वो कट्टर भ्रष्टाचार पार्टी बन गई है। और आम आदमी पार्टी जनता के बीच ये बताना चाहेगी कि हम चूंकि दिल्ली में और पंजाब में सरकार हमने बना ली है, हम तेजी से बढ़ती हुई राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दर्जे का दर्जा हमने प्राप्त कर लिया भारतीय राजनीति के अंदर। अब हमें ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की एजेंसी इसको इस्तेमाल कर रही है, जिससे हम आने वाले समय में एक बड़ा दल न बन सके और हम अंदर टूट हो सके। तो मुझे लग रहा है जनता के बीच अब ये परसेप्शन की लड़ाई होगी। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जनता के बीच मामले को लेके जाएगी। किसका मामला ज़्यादा जनता को एक्सेप्ट होता है वो यह तय करेगा जीत और हार का। अगर इस स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिवली इसका प्रचार करती है और जनता ये मानने में एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। और अगर आम आदमी पार्टी बताने में सफल होती है कि पूरा राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स है, तो मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी इसमें बच सकती है। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा दूसरा इशू भी है जो केजरीवाल के संकट का कारण बन सकता है। आप देखिए, जो 45 करोड़ रुपये केजरीवाल के घर के रिनोवेशन पर जो बनाने में पूरा खर्चा हुआ है, उस मामले की जाँच भी CBI ने शुरू कर दी है, CBI को दे दी गई है। PW डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तो वो एक बड़ा मामला है जो आम आदमी पार्टी, ठीक है लीकर मामले में हो सकता है आम आदमी केजरीवाल को कोई बहुत नुकसान ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से केजरीवाल ने सादगी की बात कर छोटे घर में रहेंगे, वैगनार में घूमेंगे या अनावश्यक खर्चे ना कर जिस तरीके से 45 करोड़ रुपए का अपने आवास पे खर्चा किया, ये मामला निश्चित रूप से केजरीवाल की राजनीति के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और जनता में इस बात का परसेप्शन जाएगा कि राजनीति में आने के बाद आम आदमी पार्टी, और आप तो देखिए अभी कल राघव चड्ढा को लेके भी पटियाला हाईकोर्ट का निर्णय आ गया है कि टाइप 7 का उनको मकान दिया गया जिसके लिए वो नहीं थे, और उससे वो मकान रखने के लिए राघव चड्ढा कोर्ट तक चले गए थे। तो कोर्ट ने कहा कि आप पहली बार के सांसद हो, इतने बड़े मकान में आप नहीं रह सकते हो, तो अगर गलती से अलॉट हो गया तो आपको दूसरे छोटे मकान में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये भी बताता है कि आपके सांसद एक बड़े मकान के लिए, पहली बार सांसद बनने के लिए कोर्ट तक जाते हैं कि मुझे बड़ा बंगला मिले रहने के लिए। तो मुझे लग रहा है ये सब बातें आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है उसके खिलाफ जाने वाला है। अभी देखता है कि परसेप्शन की लड़ाई में कौन बाजी मारता है। और इसी परसेप्शन वाला सवाल जदीप सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दो चीज़ें, एक जो घर का जिक्र कर दिया तो उससे एक एंगल आ गया, दूसरा इस पूरे शराब घोटाले मामले में जो कहा जा रहा है वो यही था, आम आदमी पार्टी का जनता के बीच में जो उद्भव हुआ, जो आना हुआ, जो सफलता मिली है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और उस लड़ाई को लड़ने वाले लोग और उसकी पार्टी, उसके आधार पर मिली। नेता अगर भ्रष्टाचार के केस में ही अंदर जाएंगे, दिल्ली बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान देख लिए, वो यही कह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर बाकी आरोप नहीं लग सकते थे, जो जातिगत आरोप या परिवारवाद के आरोप या इस तरीके के आरोप जो बाकी विपक्षी दलों पर लगाए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो सबसे मजबूत आधार था, जो वो जनता के बीच में रखते थे, उस पर सबसे बड़ा डेंट लगा है? उत्कर्ष, आपका सवाल सही है, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा अन्ना का आंदोलन हुआ, वहीं से ये पार्टी उपजी है, और वही अगर उसका मर्म है तो मर्म पर चोट करने की कोशिश राजनीति में होती है। देखिए, राजनीति स्वार्थ का खेल है और कमजोरी पर आक्रमण का खेल है। राजनीति में जैसे हम कहते हैं युद्ध में जायज़ है, राजनीति में भी जायज़ है, और इससे खराब आप किसी भी राज्य का उठाकर देख लीजिए, सत्ता पक्ष जब आया तो उसने, अगर पहले जो सत्ता में था वो विपक्ष में बैठा है तो उसकी फाइलें खोली हैं, उसके क्या कागज़ पर ऐसा कुछ मिलता है। मेरा हमेशा सवाल ये होता है कि अगर आप पाक साफ हैं तो कितने भी राजनीतिक हमले आप पर हो जाएं, आप बचकर जाएंगे। अगर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हुई तो उसी कोर्ट ने उसकी सदस्यता वापस बहाल भी की। राहुल गांधी अभी बैठे ना, नए सत्र में भी बैठे, बात भी की। अगर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई
और उसके तुरंत बाद जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तो 5 दिन की जो उनको ईडी की रिमांड दी गई है, उसकी बजाय कोर्ट ये कह देता कि नहीं आप इनको गलत उठा के ले आए हैं, आपने इनको गलत मुद्दे पर गलत तरीके से उठाया, उसके बाद किसकी जीत होती? वही आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही है, वो एक बार फिर मोदी जी के खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ जितने भी नारे बुलंद कर रही है वो नारे और बुलंद हो जाते। बड़ी बात यह है कि अगर मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं तो उसके पीछे तथ्य क्या है। बात शराब घोटाले की करें अगर उत्कर्ष, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो समीर जी ने भी बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की कि 32 आप जोन में बांटेंगे, हर जोन में 27 दुकानें होंगी, मतलब कुल दुकानों की संख्या बढ़ गई। इसका मतलब दिल्ली में शराब ज़्यादा बिकेगी, शराब ज़्यादा बिकेगी तो सरकार को ज़्यादा राजस्व मिलना चाहिए, ज़्यादा फायदा होना चाहिए। लेकिन उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी कि 25 लाख रुपए की जो फीस थी उसको बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। उससे फिर वही बात है, राजस्व वैसे तो बढ़ना चाहिए था लेकिन घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे कारोबारियों का भी आरोप इस पूरे मामले में यही है। और देखिए छोटे कारोबारी ही गए भी हैं, शिकायत भी की, और एक तो अप्रूवर बने ना दिनेश अरोड़ा, तभी तो अप्रूवर बन गए हैं वो, इसीलिए तो वो गवाही दे रहे हैं सरकारी गवाह बन के। उन्होंने कहा हाँ मुझे बुलाया गया था, मुझे पेशकश की गई थी। इसका मतलब उस रैकेट में जो व्यक्ति शामिल था वो टूटकर अगर आपके खिलाफ शिकायत कर रहा है तो ये मामला गंभीर है। ऐसे पुख्ता प्रमाण नहीं होंगे तो राजनीतिक विद्वेष कितना भी हो, आप रॉबर्ट वाड्रा को बुला बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। आ गया, देखिए पूछताछ होगी राजनीतिक विद्वेष से। हमने तमिलनाडु की राजनीति में क्या देखा है, द्रमुक सत्ता में आएगी तो टांगा टोली तक हुई है, उठा उठाकर झुमा झुमाकर पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है सलाखों के पीछे। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये अच्छा है, तो पहली शुरुआत तो हम यहीं से मानकर करें कि कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष के चलते हो रही है। लेकिन राजनीतिक विद्वेष के पीछे अगर कानून खड़ा है, सबूत खड़े हैं, तो फिर आप उसको केवल राजनीतिक विद्वेष कहकर खारिज नहीं कर सकते। फिर आप केवल अपने संत महात्मा होने का दावा नहीं कर सकते। आपको कानून की दहलीज पर ही जाकर अपनी जो वो है पाक साफ होने की सबूत देने पड़ेंगे। और उस कार्रवाई को गलत आप तभी साबित कर पाएंगे जब कोर्ट आपको बाइज्जत बरी कर दे, कोर्ट ये कह दे कि नहीं इनको गलत तरीके से पकड़ा गया है। अगर वाकई ऐसा हुआ था, आप उसके अगर डिटेल में जाएंगे विगत में, तो वो आरोप बहुत गंभीर हैं। प्रति बोतल जो मुनाफा होता था सरकार को और जो सरकार को टैक्स मिलता था, वो टैक्स उस पूरी पॉलिसी के तहत घट गया। वो टैक्स घटने की वजह से सरकार का नुकसान हुआ लेकिन कारोबारियों को बहुत फायदा हुआ। और आरोप यही है कि हम ऐसी पॉलिसी बना देंगे कि छोटे कारोबारी समाप्त होंगे, बड़े कारोबारियों का मुनाफा बढ़ेगा, सरकार का मुनाफा घटने की कीमत पर भी बड़े कारोबारियों को मुनाफा मिलेगा और उसके एवज में आप हमको रिश्वत दीजिए, किकबैक दीजिए, कैश दीजिए, जो भी आप आरोप ये हैं, ये सही है या गलत ये मैं नहीं कह रहा हूं। उस पर जो जांच लगे हैं, जिस पर एलजी ने भी आपत्ति ली थी और बहुत कड़ी आपत्ति ली गई थी, कोर्ट की भी जो बात कही है प्रेम कुमार जी ने बिल्कुल सही कही है। कोर्ट पर जब ये इसकी सारी कार्रवाई बाहर आई है तो संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आरोप लगे, तो कोर्ट ने कहा कि हम किसी के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष या किसी को नीचा या ऊंचा करने के लिए सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम वो सवाल पूछ रहे हैं जो कानून के दायरे में है। और उन सवालों को पूछने के बाद अगर कोर्ट इस बात से कन्विंस हुआ है, सहमत हुआ है कि नहीं ईडी को जांच के लिए 5 दिन रिमांड की आवश्यकता, जबकि उन्होंने रिमांड तो ज्यादा मांगा था, 10 दिन का मांगा था, फिर भी 5 दिन का रिमांड दिया गया, तो फिर हमको कोर्ट के आधार पर चलना चाहिए। राजनीतिक विद्वेष को लेकर हल्ला मचता रहेगा। राजनीतिक विद्वेष की वजह से होने वाली कार्रवाइयां इस देश में नहीं है, विदेश में नहीं है। जिस भी जहां पर देश में, दुनिया में, धरती पर राजनीति चल रही है, वहां पर राजनीतिक विद्वेष से जुड़ी कार्रवाइयां भी चल रही हैं। एक कहावत है कि जब सुख या दुख का वक्त आता है तो परिवार की असली परीक्षा हो जाती है। विनोद सर, इंडिया गठबंधन के कई नेता, आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, वो तुरंत जैसी गिरफ्तारी हुई वो संजय सिंह के आवास पर पहुंचे। उसके बाद हमने देखा कि कई नेताओं के बयान आए, ट्वीट आए, उन्होंने लिखा, क्योंकि जो कोर्ट में चलेगा वो समय के साथ पता चलेगा। इस पूरी गिरफ्तारी और इस पूरे प्रकरण से आप उस विपक्षी खेमे में क्या देख रहे हैं कि क्या मजबूती आएगी ऐसे चीज़ों पर? जिस तरीके से उस दिन जो साथ दिखा था वो और बड़ा होगा। दूसरा, इसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि राजनीति में उच्च स्तर पर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है कोई पहली बार नहीं आया है। मतलब अगर हम इतिहास में जाएं तो जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में उनके दामाद फिरोज गांधी ने उन नागरवाला कांड का मुद्दा उठाया था, वहाँ से शुरू करें, जिसमें टीटी कृष्णामाचारी का इस्तीफ़ा हुआ था और कार्रवाइयाँ हुई थी। उसके बाद फिर तुलमोहन राम कांड और उसके बाद फिर तमाम जेपी में पूरा आंदोलन जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ। फिर वीपी सिंह का बोफोर्स आया, बोफोर्स के बाद फिर हवाला कांड आया जिसमें बड़े बड़े हर पार्टी के नेता, वो जैन डायरी में नाम आ गया था, आडवाणी जी का इस्तीफ़ा हो गया और तमाम सारे नेताओं का पदों से इस्तीफ़ा हुआ, बड़े बड़े दिग्गज उसमें आए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी तक एक चीज़ थी, राजनीति कहाँ होती है। मैं आपके उस सवाल पे भी आता हूँ जो विपक्षी गठबंधन, पहले मैं बोल दूँ। राजनीति ये होती है, जैसे मान लीजिए बोफोर्स कांड में राजीव गांधी का नाम लिया गया,
या इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी जनता पार्टी सरकार ने की, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो सड़क पर उतरती है। इंदिरा गांधी की जो गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेसी सड़क पर उतरे, संजय गांधी तक ने गिरफ्तारी दी। या भारतीय जनता पार्टी के नेता जब अयोध्या मामले में गिरफ्तार किए गए, मोदी जी, ये जोशी जी, अडवाणी जी, तो भाजपा ने रैली की यहाँ पर दिल्ली में और सड़क पर उतरे। मतलब जो पार्टी जिसका नेता, आमतौर पर विपक्ष का नेता ही शिकार होता है एजेंसियों का, और उसके बाद वो पार्टी उतरती है। पहली बार एजेंसियों के समर्थन में सत्तारूढ़ पार्टी प्रदर्शन करती है। मतलब ये जो है, ये भारतीय राजनीति में एक नई चीज़ है कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ छापा पड़ा सीबीआई का, बीजेपी प्रदर्शन करने लगी। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर ही रही क्योंकि वो उसका नेता गिरफ्तार हुआ, बीजेपी प्रदर्शन करने लगी। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, बीजेपी चली गई, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा। अरे भाई ठीक है, एजेंसी पकड़ रही है, जांच कर रही है, उसे जांच करने दीजिए। अपोजिशन के लोग आएंगे, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे, जंतर मंतर पर जाएं, वहाँ जाएं, उनको एक सीमा तक रोक दिया जाएगा क्योंकि उनका नेता पकड़ा जा रहा। अरे भाई सत्तारूढ़ दल को क्या ज़रूरत है जाके प्रदर्शन करने की? जब ये होता है तब लगता है कि मामला राजनीतिक है। ये शक पैदा करता है कि आप, और दूसरा मीडिया को पता नहीं लगा, एक्यूज्ड को एफआईआर कॉपी नहीं मिलती है और प्रवक्ता बैठ के बताने लगते हैं कि ये चार्जेस हैं। ये सिलेक्टिव लीकेज जो होता है तो ये बताता है कि क्या मामला है। मतलब आप देखिए, तुरंत प्रवक्ता आएंगे टेलीविज़न चैनल पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब वो सारी चार्जशीट खोल देंगे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं। तो ये चीज़ें जो है कुल मिलाकर के संदेह पैदा करती हैं, विपक्ष के आरोप को बल प्रदान करती हैं कि राजनीति हो रही है। लेकिन मैं जयदीप जी की बात से सहमत हूँ कि राजनीति तभी होती है जब कहीं कुछ न कुछ, कोई न कोई चीज़ एजेंसी को मिलती है। ऐसे मतलब जो है हवा में कोई जाके छापा मार करके डाल करके किसी को नहीं पकड़ता है कुछ। अब ये जिम्मेदारी फिर जो पकड़ा गया है, जिस पे आरोप लगा है, उसकी है कि कोर्ट ऑफ लॉ में अपने को निर्दोष साबित करे, और एजेंसी की जिम्मेदारी है कि सबूत जुटा के उसको दोषी साबित करे। बात यहाँ तक आनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि जब राजनीति शुरू हो जाती है तो फिर, अब जैसे पंजाब में हुआ, मान लीजिए सुखपाल खैरा को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, वहाँ कांग्रेस आ गई प्रदर्शन पर, लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी पुलिस के प्रदर्शन में समर्थन में नहीं आई कि जो है वो जो है ये पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दें। सवाल ये, सत्तारूढ़ दल को संयम बरतना चाहिए। एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है, करने दीजिए, जो कार्रवाई कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगी। आपको क्या जरूरत पड़ गई आप जाकर के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो? यानी आपने साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार, कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, आपने मान लिया कि जो है ये दोषी हो गए। यहाँ मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल को संयम की जरूरत है, क्योंकि जाहिर है जिस पे आरोप लगेगा उसके लोग समर्थन में उतरेंगे, जाएंगे। जैसे अभी लालू जी का उदाहरण दिया, अवधेश प्रताप जी, अवधेश कुमार जी ने, उपाध्याय जी ने, अवधेश कुमार जी ने, तो कि उन्होंने कि लालू जी की गिरफ्तारी को लेकर। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है, जो कमिटेड वोट होता है किसी भी नेता का, वो इधर से उधर नहीं हिलता। लालू जी सजा याफ्ता भी हो गए, अदालत से कन्विक्ट भी हो गए, लेकिन उनका जो कमिटेड वोटर है उसके लिए वो आज भी पाक साफ है। आप देखिए, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो आपराधिक मामलों में जेल चले जाते हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट हो जाती है, सज़ा हुई तो जमानत मिल जाती है, या सज़ा ना हुई, मामला ट्रायल चल रहा होता है, लेकिन चुनाव जीतते हैं बड़े बहुमत से। बड़े बड़े जो सो कॉल्ड आपके बाहुबली और जो रॉबिन हुड की तस्वीर में आते हैं। तो ये बड़ा विचित्र है चुनाव का संबंध और पब्लिक परसेप्शन का संबंध। अब आपका जो सवाल, जो विपक्षी गठबंधन की बात आप कह रहे थे, उस पर असर क्या होगा? हाँ, एक चीज़ और है। एक दौर देखिए सार्वजनिक नैतिकता का क्या था कि डायरी में नाम आया, हर नेता ने अपने अपने पद से इस्तीफा दिया। अडवाणी जी ने दिया, खुराना जी ने चीफ मिनिस्टरशिप से दिया, माधवराव सिंधिया ने दिया, जो जहाँ था, मोतीलाल वोरा राज्यपाल थे कांग्रेस, उन्होंने वहाँ से दिया, शिवशंकर थे राज्यपाल, उन्होंने, हाँ नहीं, मैं तो अभी रिसेंट बता रहा हूँ। तो एक दौर वो नैतिकता का था। अब दौर नैतिकता का ये है कि जेल भी चले गए तो भी मंत्री बने रहे। ये महाराष्ट्र में भी हुआ, ये दिल्ली में भी हुआ। तो राजनीति में नैतिकता के पैमाने भी बदल रहे हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है। अब जो आप कह रहे हैं अलायंस, देखिए इंडिया अलायंस जो है, ये इंडिया अलायंस जो है, जिसको हमारे अवधेश जी या गीता जी इंडिया अलायंस कहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने इंडिया अलायंस करना शुरू किया है। अब कल को कांग्रेस अगर एनडीए को इंडिया अलायंस करने लगे तो मैं थोड़ी इंडिया अलायंस कहूँगा, मैं तो इंडिया ही कहूँगा, जो उसका पॉपुलर नेम है। तो अब क्या है कि उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच थोड़े से तल्ख संबंध हैं।
वो दिल्ली में भी है और पंजाब में भी, और पंजाब में कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं इन दिनों, दिल्ली में फिर भी एक शांति है। ऐसे में कांग्रेस ने बड़ी, बाकी सब तो खुल के आ गए, मनोज झा का बड़ा ज़बरदस्त आ गया, संजय राउत तो संजय जी के यहाँ चले गए, संजय सिंह के यहाँ, बाकी सब चले गए, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। अरविंद सिंह लवली जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई राजनीतिक विदेश से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इस तरह से उन्होंने दिया, और भी कुछ लोगों ने दिया, लेकिन बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया दी एकदम से। वो उसका मूल कारण है कि ये जो मूल FIR जो हुई थी, जिसमें सारी जांच शुरू हुई, वो कांग्रेस के उससे हुई। तो अब कांग्रेस, वहाँ तो कांग्रेस बिल्कुल खिलाफ थी। जैसे लालू जी के खिलाफ जो याचिका दायर की तो सुशील मोदी याचिका करता थे, जो उस वक्त बीजेपी के नेता थे। तो इसलिए, जैसे स्वदेशी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस शासन में हुआ था, तो बीजेपी इसलिए उसमें थी जो सुशील मोदी उसमें याचिका करता थे, और कोर्ट के आदेश से CBI हुई थी इंक्वायरी, सरकार के आदेश से नहीं हुई थी, पटना हाई कोर्ट के आदेश से CBI इंक्वायरी हुई थी लालू जी वाले मामले में। तो अभी इंडिया अलायंस में एक बात तो है, अब जैसे तमिलनाडु में छापे पड़े, पश्चिम बंगाल में पड़े, तो एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा इंडिया अलायंस का एक मुद्दा है, और वो एक बुनियाद भी है उसकी एकता की। तो वहाँ इस तरह की कार्रवाइयों से निश्चित रूप से वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होंगे। कोई कमज़ोर कड़ी हो वो चली जाए समझौता करने अलग बात है, लेकिन आम तौर पर इंडिया अलायंस के जो गठबंधन घटक दल है, अभी तक यही लग रहा है कि वो इस मुद्दे पर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। ठीक है, एक और इस फ्लोर को थोड़ा ओपन करते हैं। गीता मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने अपनी चुनावी रैली में कहा है कि देखो, जो वहाँ देख रहे हो, जो वहाँ देख रहे हो, जो वहाँ देख रहे हो, अब याद रखना हमारे यहाँ भी छापे पड़ेंगे। ये जो चुनावी राज्यों में और चुनावों पर इसका अगर असर से मैं इसको ले जाऊँ, चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री अभी कहने लगे, खास तौर पर जो भाजपा शासित नहीं है, कि अब तो ईडी के छापे पड़ेंगे, हमको 2 लोगों से चुनाव लड़ना है, हमको भाजपा से भी चुनाव लड़ना है और हमको एजेंसी से भी चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में क्या एक परसेप्शन बनाने की कोशिश वहाँ भी है कि जो छापे पड़ रहे हैं ये दरअसल हम भ्रष्टाचारी हैं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावों के लिए है। कि इसमें जो विनोद जी ने कहा उसी में थोड़ा 2 बात मैं और आगे जोड़ना चाहूँगी कि जो अभी जो बात उन्होंने कही कि भाई भाजपा जाके क्यों वहाँ विरोध कर रही है मुख्यमंत्री, ये मुझे थोड़ा लगता है कि इसको इस ढंग से भी देखने की आवश्यकता है कि दिल्ली में जो सरकार है, दिल्ली में तो भाजपा ही विपक्षी दल है ना, तो विपक्षी दल होने के नाते वहाँ जाकर जो है उसके खिलाफ मोर्चाबंदी कर रही है कि भाई हाँ यहाँ भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे। तो इसको इस नज़रिए से भी थोड़ा देखने की आवश्यकता है। और दूसरा जो ये गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उसमें अगर आप देखें तो बहुत से मतलब इतने विरोधाभास अभी से उभरने लगे हैं। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर तो जो सीटों को लेके, दिल्ली में सीटों को लेके जो बातचीत चल रही थी, और अरविंद केजरीवाल जी ने तो गंगानगर में रैली करी थी, वहाँ तो उन्होंने बाकायदा पब्लिक रैली में ये बात कही कि अगले 50 साल तक अब दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, चाहे कोई भी आ जाए। तो उनके आपस में, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत मतलब तीखी टिप्पणी करी है। उन्होंने कोई आके जो संजय सिंह जी का जो गिरफ्तारी हुई है उस पर कोई समर्थन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ ही साथ अगर आप बाकी भी जो मतलब मेल जोल सीटों का देखें, चाहे वो बिहार हो जहाँ की JDU और RJD दोनों मिलकर देखना चाह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि कह रहे हैं कि 16-16 बांट लेंगे 24 के चुनाव को देखते हुए, और बाकी 8 सीटें जो हैं दूसरों को दे देंगे। तो वहाँ भी जो वामपंथी थे, क्योंकि CPI-ML वहाँ उन्होंने पिछली बार उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, तो वहाँ वो अलग जाना चाह रहे हैं, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही अगर आप देखें तो सभी जगह अब कांग्रेस, केरल में क्या करेंगे, केरल में वामपंथी और कांग्रेस के आपस में मिलकर लड़ेंगे, वहाँ तो वही दोनों आपस में लड़ते हैं, तो वहाँ वो तैयार नहीं है। वेस्ट बंगाल में तैयार नहीं है, TMC ने तो कह दिया कि हम तो, सुनने में आ रहा है कि 4 सीट देंगे बस आपको, तो उसके लिए बाकी तैयार नहीं है उसमें, और चाहे आप वामपंथियों को दीजिए चाहे कांग्रेस लड़े। तो ऐसी बहुत सारी जो बातें सुनने में आ रही हैं उनसे कोई मतलब देख के लग नहीं रहा है कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि सब मिलकर एक जो है कैंडिडेट उतारेंगे एक सीट पर गठबंधन का, वो कहीं ऐसे दिख नहीं रहा है। और अगर आप देखें तो जो ये बात है कि ईडी को और इसको लेकर ये बात बार बार आ रही है कि भाई छापे पड़ेंगे, पर छत्तीसगढ़ में क्या ये पहली बार हो रहा है कि जो इससे पहले क्या वहाँ जो मुख्यमंत्री के सचिवालय में जो सचिव रहे हैं उनके ऊपर क्या उनके घरों से करोड़ों रुपया क्या बरामद नहीं हुआ है, तो प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे मुख्यमंत्री। तो कहीं ना कहीं मतलब जो ये बात आ रही है कि भाई जो धुआं उठ रहा है तो कहीं तो कुछ चिंगारी लगी है, मतलब कहीं आग है तभी धुआं उठ रहा है।
तो वो अपने परसेप्शन से वो बिल्कुल राजनीतिक उनका ये बयान है मुख्यमंत्री का कि भाई अब हम पे भी छापे पड़ेंगे। और वहाँ की भी जो जब वो चुनाव में आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से शराब पर जो है वो रोक लगाएंगे शराब की, और जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था वहाँ पे, वहाँ महिलाओं का भी समर्थन उस समय मिला था उनको। लेकिन सबसे ज़्यादा जो राजस्व है, रेवेन्यू है, वो आज भी वहाँ छत्तीसगढ़ में जो है वो उनके जो शराब की ठेके हैं उससे आ रहा है, उससे वो सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे विरोधाभास हैं जी। ठीक है प्रेम सर, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा था क्योंकि ये जो बात हुई थी जिस पर विनोद जी ने भी कहा था, क्योंकि अगर आप इसको आगे देखें उस पर गीता मैम ने एक पॉइंट जोड़ा कि कांग्रेस के लिए तो इसमें फायदा दिखाई दे रहा है। 3 राज्यों में चुनाव है, आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ती, अब अगर उनके संगठन के बड़े नेता अंदर हैं तो संगठन थोड़ा कमजोर होगा, अच्छा है विधानसभा हमारे लिए बेहतर निकल जाए, उसके बाद साथ दे दिया जाए। तो क्या उस गठबंधन के अंदर भी जो वो राजनीतिक दल हैं वो अपना अपना हित देख रहे हैं इस गिरफ्तारी के बाद जो समीकरण बन रहे हैं उनमें? देखिए उत्कर्ष जी, इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी उतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है कि कांग्रेस पार्टी खुश होने लगे कि भले आम आदमी पार्टी के नेता जेल चले जाए। ये तो आपने कहा था गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। गुजरात के उदाहरण से को क्या लगता है मध्य प्रदेश में हो जाएगा कि राजस्थान में हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में हो जाएगा? भाई दूसरे प्रदेश भी है जहाँ पे हिमाचल उत्तराखंड जहाँ आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर सकी, पंजाब भी है जहाँ की सत्ता में आ गई कांग्रेस। सबकी जगह अलग है, लेकिन इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि कांग्रेस पार्टी खुश हो जाए कि बीजेपी, भले ही उन लोगों को बीजेपी सरकार जो है ईडी का दुरुपयोग कर रही है, ऐसा नहीं है। ईडी का दुरुपयोग हो रहा है तो ये राष्ट्रीय समस्या है, ये कि आम आदमी पार्टी और किसी पार्टी के खिलाफ वाली समस्या नहीं है। तो ये बात यहाँ पे हम एक बात और कहना चाहते हैं कि शराब को लेकर के जो इमोशंस हैं, अवधेश कुमार जी ने भी जो दिखलाया कि शराब जो बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा है, एक के साथ एक फ्री किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। शराब पर अगर हम चिंता करें, आबकारी नीति पर चिंता करें, तो राष्ट्रीय स्तर पर करें ना। क्या शराब से पैसा कमाने की जो पॉलिसी सरकार की है, डीएम को सेल्समैन बना करके बिठा रखा है हमने हर जिले में कि शराब बिकवाओ, इसको खत्म करने के लिए राष्ट्रीय नीति की जरूरत होगी ना। तो उस पर सोचने के बजाय एक मंत्री अगर शराब नीति वही एग्जिस्ट कर रही है तो आबकारी मिनिस्टर ने उससे आमदनी बढ़ाने का एक प्लान लेकर के वो आ गया, तो आपको वो नीतिगत तौर पर असहमति आपकी हो सकती है, मेरी भी असहमति हो सकती है, लेकिन उस पद पर रहते हुए नई आबकारी नीति आई, उसको उन क्षेत्रों में भी लागू होना था जो अवैध बस्तियां हैं। उससे दुकानें बढ़ जाती, सेल्स बढ़ जाता, और सरकार में कोई भी जब नीति रिप्लेस होती है तो उसका फायदा दिखाया जाता है, तभी अधिकारी उसको ओके करते हैं, तो फायदा दिखाया गया होगा। लेकिन जब एलजी ने उसको अप्रूव नहीं किया, जब वो चीजें नहीं चली, हाँ, जब नए क्षेत्रों में दुकानें नहीं, जी 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 जी, बाद में नए क्षेत्रों में दुकानें नहीं खुल पाई, वो सारी चीज, तो वो फायदा होने के बजाय नुकसान होने लगा, तो उसको उन्होंने वापस लिया। अब सवाल यह है कि एक मंत्री के रूप में अगर कोई फैसला लेता है और उसको अगर जेल जाना पड़ता है बिना इस बात की कि इंडिविजुअली उसको कोई फायदा हुआ हो या ना हो, तब तो इस देश में मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना गुनाह हो जाएगा। भाई अगर यही इसी तर्ज पर पेगासस का उदाहरण ले लीजिए, पेगासस रक्षा डील में कैसे हो सकता है? पेगासस अपने ही नागरिकों के खिलाफ में जांच करवाए, ये क्या रक्षा डील का हिस्सा हो सकता है? इजराइल के साथ हमने रक्षा डील किया, तो पेगासस का इस्तेमाल अगर विदेश में होता, देश के शत्रुओं के खिलाफ होता, तो हम उसे रक्षा डील का मान सकते हैं। तो क्या इस आधार पर नरेंद्र मोदी जी को ग्रिल किया जा सकता है? भाई किया जाना चाहिए, अगर मनीष सिसोदिया को किया जा रहा है तो डेफिनेटली। अवधेश जी, जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि अगर जिम्मेदारी वाली बात है तो ऐसी ढेर सारे पॉलिसी हैं, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जिसका ज़मीन पर फ़ायदा नहीं होता, अगर उस पॉलिसी के कारण नुकसान होने लगा तो मंत्री जिम्मेदार। तो जो प्रेम कुमार जी सवाल उठा रहे हैं, फिर तो इस तरीके के सवाल हर राज्य में हर उस जिम्मेदार मंत्री पर उठने चाहिए। ऐसा है कि पहले तो इस केस का फैक्ट्स देख लीजिए। 11 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 3 पॉलिटिशियन, हालांकि सत्येंद्र जैन की अरेस्टिंग इस मामले में नहीं है, नहीं, तो 9 लोग हैं। मैंने नजरा नाम पढ़ देता हूँ। इसमें जो सीबीआई ईडी ने जिन लोगों को बनाया है,
एक्साइज कमिश्नर अरवा गोपी कृष्ण, सहायक एक्साइज कमिश्नर पंकज भटनागर, मनोज राय, विजय नायर, अमनदीप ढल, डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, मेसर्स महादेव लिक्कर, सनी मारवा, अरुण रामचंद्र पिल्लई, इतने को तो आरोप पत्र में दाखिल कर दिया है। इसके बाद सस्पेक्टेड में जिनका नाम रखा है उसको भी आप देख लीजिए, कविता से लेकर के, और ये हाँ सांसद YSRP के हैं, उससे बीजेपी के अच्छे संबंध हैं, YSR के। मंगूटा श्रीनिवास रेड्डी हैं, उनका बेटा राघव मंगूटा है, उससे कम से कम 10-11 बार पूछताछ हो चुकी है। अरविंदो फार्मा का फी शरद चंद्र रेड्डी है, तेलंगाना के CM की बेटी है कविता कलव कुंतला। तो इसीलिए ये जो पूरा मामला है, इसको हम, चूंकि ये 2 बड़ी अरेस्टिंग हो गई है, इसलिए हमारा फोकस यहाँ हो गया है कि ये 2 है। लेकिन इसके पहले कम से कम मैं समझता हूँ कि पिछले लंबे समय से जो पूरा पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, इतने छापे पड़े हैं लोगों के यहाँ, उन छापों में क्या क्या थोड़ी बहुत बरामदगियां हैं उसकी लिस्ट भी है। इतने लोगों से पूछताछ हुई है, 1-2 लोगों से पूछताछ नहीं है इस मामले में। जो पूरी आप गणना देखेंगे तो 87-88 से ज्यादा लोगों से लगातार पूछताछ हुई है, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। इसलिए इसको एकदम से हम कहते हैं कि सीधे पॉलिटिकल इसको है। बीजेपी की रणनीति आम आदमी पार्टी को परास्त करने में अपनी सत्ता के इस्तेमाल का भी हो सकता है, राजनीति के साथ वो पार्टियां करती है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। यह भी संभव है कि हमारे देश की एजेंसियां कई बार सत्ता के रुख को देखकर भी कदम उठाती हैं, लेकिन अंततः उनको न्यायालय से फिर लताड़ भी मिलती है, इसलिए नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि इसका फैक्चुअली यह ध्यान रखने की जरूरत है। मुझे हैरत केवल इस बात पर है कि अभी तक कविता क्यों नहीं अरेस्ट हुई है, या YSR का जिसका सीधा इन्वॉल्व है कि 100 करोड़ रुपया दिया गया है उनमें और उसमें वो शामिल नहीं, तो उन सब की अरेस्टिंग अभी तक क्यों नहीं हुई है। दोनों के चार्जशीट में नाम है, CBI के और ED की। और वैसे भी मनीष सिसोदिया को CBI ने गिरफ्तार किया, उनकी गिरफ्तारी ED ने नहीं की थी, पहले CBI ने अरेस्ट किया है। और CBI के अरेस्ट के पीछे भी उसके कारण है कि भैया आपने जो है आप अपने PA के बात का जवाब नहीं दे सके, आपके सामने ही कहा कि हमने पैसा लाके दिया था। वो बता रहा है कि हमको आपने बुलाया और बताया कि इसी को GOM का मीटिंग का फैसला करके जारी कर दो, जबकि GOM का फैसला नहीं था। आपने जो नीति बनाई वो पहले ही WhatsApp पर उन लोगों के पास कैसे पहुंच गए, और उसके बैक डेट में उसकी फोटो दिखाई गई कि ये सब का जवाब नहीं दे पाए थे। तो एक तो ये, इसलिए इसको केवल पॉलिटिकल हम मान लेंगे तो कोई मामला इतना 100% पॉलिटिकल नहीं हो सकता है। दूसरी बात, मैं मतलब इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, मैंने पिछले दिनों भी टीवी में कहा कि जब छापेमारी पड़ती है तब बीजेपी यहां खड़ी होकर आंदोलन, इस कारण भी संदेह जाता है। अगर उसको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है तो छापा पड़े न पड़े, अरेस्टिंग हो नहीं हो, हम लोग जो कोई आंदोलन करते थे थोड़े देखते थे कि एजेंसी क्या कार्रवाई करे। एक बार धरना पर बैठे तो अनिश्चितकालीन करो, घेराव करो, बीजेपी कर नहीं पाती है पॉलिटिकली। बहुत धरना, सैकड़ों धरने में बैठे हैं, अभी भी बैठे थे, अभी भी 5-7 दिन पहले आपको तस्वीर देखे होंगे झुग्गी झोपड़ी का, इसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 500 करोड़ रुपया। ये पूछ रहे हैं, मतलब हम जानना चाहते थे उसको लेके जमाने की तो बात नहीं कर रहे, उस बात को हम लोग बाद में भी लें। नहीं, अभी भी बहुत सारे। तो ये जो स्थिति आती है हमारे यहाँ, अब देखिए इसका पॉलिटिकल मायने में आंदोलनकारी स्वरूप पे कोई संदेह नहीं करता। इसका जो है इनके पर एक, आप कई बार कविता पूछ रहे थे ना, तो ये गीत पुराना है हम लोगों का, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। तो वो गीत भले उस समय किसी प्यार मोहब्बत का हो, लेकिन आज अगर देखेंगे तो चाहे गोरे गाल हो, चाहे सांवले गाल हो, काले गाल हो, पिचके हुए गाल हो, बाल चाहे भूरे हो, काले हो, लाल हो, सब लूटने में लगे हुए हैं। और प्रेम जी जैसे लोग, जिनके बारे में एक लाइन और कहूँगा, इनके जैसा ईमानदार आदमी, जरा ये पर्सनली मत लीजिएगा, उसी गीत की ये पंक्ति है, बड़ा हसीन है चेहरे का भोलापन इनका, लेकिन भरा हुआ है जहर से बदन इनका, जिसे ये काट ले पानी वो पी नहीं सकता, दवा तो क्या है दुआ से भी नहीं जी सकता, लेकिन ये काट रहे हैं ऐसे को जिसको कि काटा नहीं जाना चाहिए। ये मामला जो इस समय आया है, देखिए भारत के राजनीतिक इतिहास में बाकी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, पॉलिटिकल में इसका क्या प्रभाव होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि राजनीति में हमने देखा है उनकी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे, आदमी जेल में है और चुनाव जीत के आ रहा है। और अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का उसके हिसाब से जवाब देने में भारत की कोई पार्टी सफल नहीं है। ये कह रहे हैं गुजरात हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में क्या है, कांग्रेस या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी से जिसको टिकट नहीं मिला असंतुष्ट हो जाए, उसको बुला के लड़ा दो, कुछ वोट काट लेगा और हानि पहुंचा देगा, इस टाइप की वो पॉलिटिक्स है। तो मेरा अपना मानना है, अंतिम मैं जो बोल रहा हूं
कि देखिए भारत की राजनीति में ये जो मामला इस समय आया है शराब का, चाहे ये देश के नाम पर कहते देश की आबकारी नीति, देश के भी आबकारी नीति में मेरी जानकारी में इस ढंग की आबकारी नीति जिसमें शराब को आम आदमी के अंदर प्रमोट किया जाए उसके लिए, और दूसरा जो शराब के व्यापारी हैं उनके साथ मीटिंग करके उनको पॉलिसी देके किया जाए, ये भारत में नहीं हुआ था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोर्ट इसको सजा देगी नहीं देगी मैं उसके नहीं हूं। मुझे तो खुशी होगी कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया बेदाग होकर वापस आ जाएं और पॉलिटिक्स में रहें और लड़ाई लड़े बीजेपी और बाकियों से कि हमने ये भ्रष्टाचार नहीं किया था, उसमें खुशी होगी। लेकिन ये जो पॉलिसी बनी है इसका क्या होगा? और बीजेपी और कांग्रेस तो पहले कहती थी कि ये भ्रष्टाचार है, इनकी अरेस्टिंग सही है, INDIA बनने के बाद भाषा बदल गई है, थोड़ा संयमित बोलने लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस अगर इस इशू को लेकर जनता के बीच जाए कि क्या तुमको एक ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी, ऐसी राजनीति चाहिए कि तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करे कि शराब पियो, ये इशू तो बन नहीं रहा है, केवल कानूनी बन रहा है, तो मेरी चिंता वहां है। ठीक है, आपकी बात आ गई। जदीप सर, क्योंकि हम लोग को उसके बस विषय को भी रैप करना है, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था जिसका इशारा भी मिल गया, वो ये आम आदमी पार्टी का भविष्य फिर आप राजनीतिक तौर पर क्या देख रहे हैं? क्योंकि जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है उसमें जो बड़े नेता हैं, संगठन का काम जैसे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह देखते थे और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था उसको सत्येंद्र जैन देखते थे, वो तीनों के तीनों इस वक्त अब पार्टी में साथ नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक चेहरा, भगवंत मान, और उसके बाद जितने नेता हैं वो युवा हैं नेताओं के मुकाबले। तो आम आदमी पार्टी का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी बहस चली और जब ये विषय आया था तब मुझे लगा भी कि थोड़ा विषयांतर है, लेकिन विषय आपस में सारे जुड़े हुए ही होते हैं कि जनता किस आधार पर वोट करती है। ऐसे तो जेल में बैठे शहाबुद्दीन जीत जाते हैं और मधु दंडवते चुनाव हार जाते हैं। इस देश में इस तरह नज़ीर है, फूलन देवी भी चुनाव जीती हैं और सब लोग जीते हैं, और लालू यादव का भी वोट बैंक, क्योंकि वो मनमोहन सिंह चुनाव हारे हैं। तो ये हमारी जो राजनीतिक वो तो बहुत विचारधारा की अलग से बहस हो जाएगी। और उससे आगे की बात है कि आबकारी नीति ही पूरे देश की गलत है, तो फिर वो तो सरकारों को रेवेन्यू बनाना ही क्यों चाहिए? हर राज्य सरकार का रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स शराब ही क्यों है? हम ही आंदोलन कर, तो गुजरात में बंद भी, बिहार में बंद है। वो एक मैं कह रहा हूँ वो बहुत लंबे सामाजिक विमर्श के मुद्दे हो जाएंगे। यहीं पर सिगरेट बनती है, यहीं पर सिगरेट बिकती है, सिगरेट पर सबसे ज़्यादा एक्साइज वसूला जाता है। हर बजट में पहले सिगरेट पर ही बढ़ता था, अब तो GST में भी बढ़ रहा है। और उसके बावजूद भी कैंसर से बचने के अस्पताल और कैंसर से बचाने वाले विज्ञापन भी इसी देश में बनते हैं, दुनिया में बनते हैं। तो ये तो मानव की विडंबनाओं में से एक है जिस पर एक बहुत अलग विमर्श हो जाएगा। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसलिए मैं उसको बीच में लाया था कि आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक भविष्य है क्या वो सीधे सीधे इन गिरफ्तारियों से प्रभावित होगा, ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि राजनीति में वोट की राजनीति अपने आप बिल्कुल अलग है, विचारधारा की राजनीति अलग है और परसेप्शन की राजनीति अलग है। इससे परसेप्शन बिगड़ने का काम जरूर हो सकता है कि जो पार्टी अपने आप को आदर्शवादी बता रही थी, भ्रष्टाचार के विरोध में इतनी बड़ी उन्होंने पार्टी खड़ी की, 2 राज्यों में सत्ता पर काबिज हुए और एक अलग ही मॉडल उन्होंने राजनीति का खड़ा कर दिया। उस मॉडल में भी अगर भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी सेंध लग चुकी है तो जो लोग बहुत गंभीरता के साथ और उसी विचार के साथ पार्टी से जुड़े हैं उनका मन प्रभावित हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर उनकी राजनीति बहुत अलग ढंग की है। टाइमिंग का भी महत्वपूर्ण बात है जो आई गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जितने एग्रेसिवली उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए भी चिंता का विषय है। और वो विपक्षी गठबंधन में विधानसभा चुनाव को लेकर उस तरह की एकता नहीं है, उसकी ओर संकेत भी करता है। लेकिन उनके जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं इन दोनों राज्यों को लेकर वो उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दी है। अब चुनाव बहुत दूर भी नहीं है, कुछ दिनों में घोषणा भी हो जाएगी, तो ये भी पता लग जाएगा कि इस पूरे शराब घोटाले में शीर्ष के नेताओं की गिरफ्तारी का आम आदमी पार्टी की छवि पर क्या प्रभाव पड़ा है। जो आपने सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि जब दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक नतीजे आएंगे तब ये पता लगेगा कि उनको किस तरह का समर्थन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिला है। लेकिन जो वोट की राजनीति है वो इस तरह के घोटालों से कम ही प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। अगर जब तक कि लंबा न चल, जैसे लालू प्रसाद यादव की घोटाले के बाद अपनी स्वयं की सीटें बची रही, कुछ वोट बैंक बचा रहा, लेकिन फिर भी उनकी जो सत्ता पर काबिज थे बिहार में वो तो प्रभावित हुआ, वो सत्ता में बने ही नहीं रह सके। राबड़ी देवी को ले भी आए, उसके बावजूद भी उनका परिवारवाद, उनकी पार्टी पर पकड़, और तेजस्वी यादव नहीं तो नीतीश को आने का मौका भी उसी वजह से मिला है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस पूरे घोटाले की वजह से और गिरफ्तारियों की वजह से आम आदमी पार्टी की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है इस लाइन के साथ इस चर्चा को हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं। उसमें एक बात, ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप होंगे, ढेर सारे बयान सामने आएंगे, ढेर सारी और
अपडेट होंगी, चीज़ें होंगी, एजेंसियों पर भी आरोप लगेंगे, नेताओं पर भी आरोप लगेंगे, लेकिन जो फैसला होगा वो इस देश की अदालतें ही करेंगी और वही तय करेंगी कि आखिरकार इन तमाम आरोप प्रत्यारोप तथ्यों के बीच में किसकी बात सही है, कौन पाक साफ है और कौन गुनहगार है। आप खबरों के खिलाड़ी पे ये खास चर्चा देख रहे थे। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और साथ में अमर उजाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।